नमस्कार। महाराष्ट्र में आजकल भाषा नीति को लेकर काफी गहमा-गहमी रही है। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा फैसला हुआ स्कूलों में हिंदी को लेकर। और फिर कुछ ही हफ्तों में सरकार ने वो फैसला वापस भी ले लिया। तेजी से, बहुत तेजी से। पहले आदेश आया, फिर जोरदार विरोध हुआ और फिर फैसला पलट गया। तो आज हम इसी पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी घटनाक्रम पर है। सरकारी आदेश, लोगों की प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक पहलू, सब कुछ। हाँ, चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसका मतलब क्या है। तो शुरुआत हुई थी फडणवीस सरकार के एक आदेश से। जी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी को तीसरी भाषा बनाना अनिवार्य कर दिया था। हाँ, तीसरी भाषा मतलब जो बच्चे की मातृभाषा है, और मराठी, उसके अलावा हिंदी भी। लेकिन इस पर तो फौरन ही बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई है ना? अरे बिल्कुल, जैसे ये खबर आई महाराष्ट्र में समझ लीजिए एक तरह का भूचाल आ गया। कौन कौन विरोध कर रहा था? देखिए, राजनीतिक दल तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ सांस्कृतिक समूह, बड़े बड़े साहित्यकार, यहाँ तक कि आम अभिभावक भी सड़कों पर थे। अच्छा? कुछ लोगों ने तो गुस्से में अपने पुरस्कार लौटाने तक की बात कह दी थी। बाप रे, इससे पता चलता है कि भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है महाराष्ट्र में। बहुत ज्यादा। और इसी व्यापक विरोध का नतीजा था कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, आदेश वापस ले लिया गया। तो अब स्थिति क्या है? हिंदी वैकल्पिक हो गई? हाँ, अब हिंदी वैकल्पिक है, ऑप्शनल। सिर्फ मराठी अनिवार्य है। और सरकार ने कहा है कि वो एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी जो इस नीति की समीक्षा करेगी। जी बिल्कुल, एक कमेटी बनाई जा रही है। ये दिखाता है कि जब जनता आवाज उठाती है, खासकर ऐसे पहचान से जुड़े मुद्दों पर, तो सरकार को सुनना पड़ता है। इसी बीच एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई राजनीति में। हाँ। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो सालों से एक दूसरे के खिलाफ थे, वो एक साथ एक मंच पर दिखे। हाँ, वो आवाज मराठीचा रैली, ये वाकई एक बड़ा मोमेंट था महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। दोनों ने मिलकर इसे हिंदी थोपना कहा। बिल्कुल। और उनका यूं साथ आना, इसने निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बढ़ाया होगा। ये दिखाता है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा शायद राजनीतिक मतभेदों से भी ऊपर है वहां। सही कहा। और राज ठाकरे ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि मराठी गौरव का मतलब किसी दूसरी भाषा से नफरत करना नहीं है, बल्कि वो किसी भी तरह की, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। तो इसका सीधा राजनीतिक असर भी हुआ होगा। जाहिर है, एक तो विपक्ष को एकजुट होने का मुद्दा मिल गया, और दूसरे ये जो ठाकरे भाई फिर से साथ दिखे, ये चुनावों से ठीक पहले सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक नई चुनौती तो है ही। भाषा अक्सर ऐसे समीकरण बना देती है। बिल्कुल। लेकिन इस दौरान कुछ चिंताजनक घटनाएं भी सुनने में आईं, हिंसा की बात। हाँ, वो खबरें भी आईं, जैसे MNS के किसी कार्यकर्ता ने एक गैर मराठी भाषी को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया, कुछ दुकानों को भी निशाना बनाया गया। और एक निवेशक का वो बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसने कहा कि वो मराठी नहीं सीखेगा। हाँ, उससे माहौल और गर्मा गया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये मुद्दा कितना भावनात्मक है और कैसे ये कभी-कभी गलत दिशा में भी जा सकता है। सरकार ने क्या कहा इस हिंसा पर? मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसकी निंदा की, साफ तौर पर कहा कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा। उन्होंने जोर दिया कि मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसे हिंसा से लागू नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा कि दोषियों पर FIR होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, सांस्कृतिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कानून व्यवस्था भी तो देखनी है। संवैधानिक अधिकारों का भी सवाल है। अगर हम एक बार टाइमलाइन देखें, हाँ। 16 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य करने का आदेश आया। जी। फिर जून के मध्य तक विरोध इतना बढ़ा कि आदेश वापस लेना पड़ा। हाँ, लगभग महीने में। और फिर 5-6 जुलाई को विशेषज्ञ समिति बनाने की घोषणा हुई। बिल्कुल। और आज 7 जुलाई 2025 तक स्थिति यही है। हिंदी वैकल्पिक, मराठी अनिवार्य, और नीति पर दोबारा विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, साफ है कि जन दबाव ने एक बड़े नीतिगत फैसले को पलट दिया। इसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा की है, और समाज में भाषा को लेकर जो तनाव है वो भी सामने आया। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे अहम तो वो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट होगी। अगले 3 महीनों में आने की उम्मीद है। देखते हैं वो क्या सिफारिशें देते हैं। और दूसरा, सरकार ये जो भाषा के नाम पर हिंसा हो रही है, उसे रोकने के लिए क्या करती है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और तीसरा, ये जो कुछ पहले शुरू हुई हैं, जैसे शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि वो मुफ्त मराठी ट्यूशन देंगे, क्या ऐसी चीजें जमीन पर कुछ असर डालेंगी? क्या इनका विस्तार होगा? सही है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में राज्य अपनी जो खास भाषाई पहचान है और जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीतियां हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? या फिर ये कि किसी नीति का इतनी तेजी से वापस हो जाना, ये जनता की आवाज और सरकार के काम करने के तरीके के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है, खासकर जब मामला संस्कृति और पहचान का हो? ये अहम सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी चर्चा होती रहेगी।